नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का सेकेंड बुक का चैप्टर सेकेंड। ठीक है, चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व के दौर यानी ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो दोस्तों, वीडियो का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुकी है, अपलोड हो चुकी है वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पार्ट 2 का यह वीडियो, क्लास 12 का चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जाना था लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। तो जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो दोस्तों, पार्ट 2 में आज हम जानेंगे कांग्रेस का प्रभुत्व पहले 3 चुनावों में, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट गुटों के तालमेल और सहनशीलता, और चौथा विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, इन चारों पॉइंट को आज हम क्लियर करते हैं। इसके साथ यह वीडियो, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगला है कांग्रेस का प्रभुत्व पहले 3 चुनावों में। यानी दोस्तों, पहले के जो 3 चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। ठीक है, जिस तरीके से आज बीजेपी बढ़त में है, ठीक है, पूरा देश पर राज कर रही है, उसी तरह उस समय कांग्रेस थी, पूरा देश पर लगातार राज कर रही थी और पहले 3 चुनावों में उसका बोलबाला था। ठीक है दोस्तों, जब आज़ाद हुआ था भारत, तो उस समय उसके बाद उसमें क्या हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत ही करिश्माई नेता थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और इसी का फायदा कांग्रेस को मिला था। ठीक है, और भी बड़े बड़े नेता जो थे वह बहुत ही आज़ादी से पहले ही लगे हुए थे और चर्चित थे। ठीक है, आज़ादी से पहले ही वह चर्चित थे और लोग उनको जानते थे और सभी ने क्या किया, सभी ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब कांग्रेस को ज्वाइन करने से क्या हुई, कांग्रेस की लोकप्रियता भी बढ़ गई और जो भी चुनाव हुए हैं, जब चुनाव हुए तो क्या हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ। ठीक है, तो पहले 3 चुनावों में दोस्तों कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी। वहीं वह जो है 3 चुनावों पर बहुत ही हावी रही थी, बढ़त बनाई हुई थी, पूरा जोश में थी। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के पहले चुनाव में, यानी लोकसभा का जब पहला चुनाव हुआ था उसमें 489 सीटें थी। 489 सीटों में 364 सीटें कांग्रेस ने जीत लिया था। ठीक है, वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन रही थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे नंबर पर कौन थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो 16 सीटों के साथ थी, यानी यह मात्र 16 सीट जीत पाई थी और दूसरे नंबर पर थी। तो दोस्तों, इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि पहला प्रधानमंत्री भारत का कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं दोस्तों, लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हुए थे। ठीक है, लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे और उनमें भी कांग्रेस बाजी मार गई, 1-2 राज्यों को छोड़कर। यानी 1-2 राज्य जो ऐसे थे जिसमें कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। ठीक है, और बाकी देश में जितने भी राज्य थे सभी में कांग्रेस जीत चुकी थी, 1-2 को छोड़कर। तो यह थी दोस्तों कांग्रेस के प्रभुत्व का। वहीं दोस्तों 1952 से 62 के बीच केंद्र में 3/4 सीटों के साथ जो अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी थी, किसने, कांग्रेस ने। कब से कब, 1952 से 1962 तक। ठीक है, 3 चुनाव हुए थे और उसमें अपनी 3/4 सीटों के साथ अपनी पुरानी स्थिति, जो पहले उसने जीता था, जितने बहुमत से जीता था, उसको बरकरार रखा था। ठीक है, उसका दशांश भी दोस्तों, उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टियां नहीं जीत पाई थी। ठीक है, जो कांग्रेस जीती थी उसका 10वां अंश भी कोई विपक्षी पार्टियां नहीं जीत पाया था। 1957 में केरल में दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी और ऐसे ही एकाध मामलों को छोड़ दे तो राज्यों में भी कांग्रेस की लोकप्रियता कायम थी। ठीक है, तो दोस्तों यह थी कांग्रेस के प्रभुत्व के 3 चुनावों में। अब आगे जानते हैं और भी डिटेल्स।
तो दोस्तों अगला पॉइंट है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। तो दोस्तों भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, ठीक है, एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। अन्य मुल्कों में जैसे कि अन्य दूसरे देशों में चीन, क्यूबा, सीरिया आदि देशों के संविधान में केवल एक ही पार्टी को देश की शासन की अनुमति दी गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है, और लोकतांत्रिक शासन में एक पार्टी के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी रहेगी, मतलब जो जनता चुनकर जिस पार्टी को भेजेगी, चाहे एक ही पार्टी को 10 बार भेज दे, वो जनता की मर्जी पर है, या चाहे वह दूसरा पार्टी को दे, ठीक है। लेकिन अन्य देशों में, कई देशों में ऐसा है कि चीन, क्यूबा, सीरिया में कि इसके संविधान में ही ऐसा लिखा गया है कि एक ही पार्टी को देश की शासन की अनुमति दी गई है। तो वहीं दोस्तों मैक्सिको, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान में भी एक पार्टी वाले देश थे कुछ साल पहले तक, यानी यहाँ बदलाव हो चुका है। कुछ साल पहले तक यहाँ भी एक पार्टी वाला ही यहाँ एक देश हुआ करता था, ठीक है। तो दोस्तों भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ था। वो क्यों हुआ था हम आगे जानेंगे। अन्य पार्टियों के प्रतिस्पर्धा करने पर भी कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती गई, यानी चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था दोस्तों, लेकिन इस पार्टी को जो है जनता ने ही बार बार चुना था, इसलिए यह एक पार्टी वाले प्रभुत्व के दौर से यह देश गुजरा था, क्योंकि जनता की मर्जी से गुजरा था, ठीक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में कैसा रही, ठीक है, कैसा काम उसने किया और क्या क्या हुआ। तो दोस्तों 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था। कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? 1885 में हुआ था। उस वक्त दोस्तों कांग्रेस कामकाजी, नव शिक्षित तथा व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भरी थी, ठीक है। उस वक्त ज़्यादा नहीं था कि वह देश का एक बहुत बड़ा पार्टी थी वगैरह वगैरह। उसने दोस्तों उस वक्त क्या थी? कामकाजी थी, नव शिक्षित थी, जो नया नया अभी शिक्षित थी, व्यापारिक वर्गों का ही एक हित समूह भर ही थी, ठीक है। तो दोस्तों वहीं 20वीं सदी में जन आंदोलन का रूप ले लिया, और इसी वजह से दोस्तों कांग्रेस एक जन व्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और उसका दबदबा कायम हुआ, ठीक है। इसका दबदबा कैसे हुआ? 20वीं सदी में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, किसने? कांग्रेस ने। और इसी आंदोलन की वजह से वह और भी फेमस हो गई और कांग्रेस एक जन व्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप में उभर कर आई, ठीक है। तो दोस्तों शुरू में कांग्रेस में ऊंचे मध्य वर्ग, अगड़ी जाति, अंग्रेजी दाह और शहरी अभिजन का ही बोलबाला था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे चलकर इसमें जब सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन हुए और उसमें चलाए गए, तो इस पार्टी में किसान, उद्योगपति, गांव तथा शहर के लोग, मालिक, मजदूर, निम्न मध्य, उच्च वर्ग सभी को कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा, ठीक है। शुरू में दोस्तों यह एक ऊंचे वर्ग का ही पार्टी थी, लेकिन आगे चलकर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो इसने छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटे छोटे जातियों को भी, छोटे उद्योगपति को, मजदूर को, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सभी को इसने अपने अंदर समाहित करने का काम किया, ठीक है। तो दोस्तों कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी और हर धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिसमें अनेक राजनीतिक दल जो है समूह आ जुटते थे, ठीक है। यह एक मंच थी जिसमें अनेक राजनीतिक दल, समूह सभी का यह एक मंच थी, सभी पार्टियों का एक मंच के हिसाब से यह थी, और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे इसके मंच पर आकर के सभी, ठीक है। आज़ादी से पहले अनेक संगठनों एवं पार्टियों को कांग्रेस में रहने की भी इजाज़त थी, ठीक है। तो इसने एक अपने आप को एक मंच के रूप में भी प्रस्तुत किया था सभी के लिए। तो दोस्तों गुटों के तालमेल और सहनशीलता, ये दोनों कांग्रेस की जो है एक पावर के रूप में थी, ठीक है। तो दोस्तों कांग्रेस का जो स्वभाव था, वह जो भी पार्टी उसके अंदर आती थी, उसके पास आती थी, उसे जो है कांग्रेस अपने गठबंधन में क्या कर लेती थी? शामिल कर लेती थी, ठीक है।
शामिल कर लेता था। इसलिए दोस्तों उसे हर मसले पर संतुलन साधकर चलना पड़ता था। सभी पार्टियों के, सभी गुटों के बीच संतुलन उसे साधकर चलना पड़ता था। समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना। क्या चाहिए? समझौते। क्या है? समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना। ये दोनों जो है कांग्रेस की बहुत बड़ी विशेषता थी। सभी को अपने अंदर समाहित कर लेती थी, सभी छोटे मोटे जो है पार्टी है, गुट है, और समझौते के रास्ते के हिसाब से, जैसे एक दूसरे को में समझौते करके वह जो है सभी को अपने हिसाब से चलाती थी, मना लेती थी। तो दोस्तों इस रणनीति से विपक्ष को काफ़ी कठिनाई हुई। कठिनाई कैसे हुई? क्योंकि जितने भी छोटे मोटे पार्टियां थी वो सभी कांग्रेस कांग्रेस जो है वो सभी को मना ही लेता था, अपने अंदर जो है अपने गठबंधन में शामिल कर लेता था। इसलिए विपक्षी पार्टियों को बहुत कठिनाई हुई। विपक्ष कोई बात कहना चाहता था, उसे कांग्रेस के कार्यक्रम में तुरंत जगह मिल जाती थी। विपक्ष के कोई नेता थे, वह कुछ कहना चाहते थे, दो शब्द बोले, उसे जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जगह मिल गया, या कांग्रेस का पार्टी में अच्छा खासे जगह पर, पद पर जगह मिल गया। ठीक है। तो दोस्तों पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं, और कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति क्या थी? सहनशील थी। यानी उसके अंदर छोटे मोटे कुछ भी हो रहे हो, झगड़े वगैरह, तो वह सहन कर लेती थी। कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की ताकत बनी। कांग्रेस की अधिकतर दोस्तों जो प्रांतीय इकाइयां हैं वह विभिन्न गुटों को मिलकर बनी थी। जो अधिकतर प्रांतीय इकाइयां जो कांग्रेस का है वह विभिन्न गुटों को मिलकर बनी थी। तो कांग्रेस एक मध्यमार्गी पार्टी थी, और इसी मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभर कर आती थी। बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही दोस्तों कांग्रेस का कुछ कर पाती थी। ठीक है, सरकार का कुछ बिगाड़ पाती थी। हाशिए पर रहकर ही जो है वह निशाना बनाती थी कांग्रेस पर, नीति और फैसलों को प्रभावित कर पाती थी बहुत ही कम। जैसे कि अगर कोई नीति बनाया गया तो उसमें बहुत ही छोटा मोटा प्रभाव, अगर गलती से कुछ हुआ तो डाल पाती थी, वरना डाल ही नहीं पाती थी। ठीक है। तो जो कांग्रेस है दोस्तों, फिर भी कांग्रेस की आलोचना वह बराबर करती थी। कौन? विपक्षी पार्टियां। अपने जितना छोटा ताकत है तो छोटे ताकत में वह पुरजोर विरोध करती थी, आलोचना करती थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने दोस्तों शासक दल के साथ विपक्ष की भी भूमिका निभाई। इसी के कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यानी चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल के साथ, किसका दल के? शासक दल के साथ विपक्ष की भी भूमिका निभाया था। तो इस दौर को कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। तो दोस्तों विपक्षी पार्टियों का उद्भव के बारे में हम जानते हैं कि विपक्षी पार्टियों का क्या काम था, उस समय उसका उद्भव कैसे हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों 1952 के जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उससे कहीं पहले ही विपक्षी पार्टियां थी। लेकिन दोस्तों इसका मेन असर 1960 से 1970 के दशक में हुआ। इसका महत्वपूर्ण जो है इसने भूमिका निभाई। ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लोकसभा या राज्यसभा में नाम मात्र की प्रतिनिधि ही मिल पाया था, किसे? विपक्षी पार्टियों को। लेकिन इसने दोस्तों कांग्रेस की नीतियों का व उसके सिद्धांतों के आधार पर सुचिंतित आलोचना की। ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आलोचना कर दिया सिर्फ अपना पार्टी को आगे करने के लिए, नहीं, वह सुचिंतित, ठीक है, सुचिंतित, जो भी अगर उसके नीतियों में जो कोई खामी थी तो उस खामी को निकाल करके उसकी आलोचना किया। तो दोस्तों इसने शासक दल पर अंकुश रखा। किस पर अंकुश रखा? शासक दल पर अंकुश रखा। क्यों? निरंकुश हो जाने से। ठीक है। ऐसा नहीं कि शासक दल जो है कांग्रेस की थी तो वह सिर्फ उसी का राज था, तो ऐसा नहीं वह निरंकुश हो, नहीं, इसने छोटा होते हुए भी विपक्षी पार्टी होने का कर्तव्य निभाया था। ठीक है। और जनता को भी इसने क्या दिया था? राजनीतिक विकल्प दिया था सभी को कि अगर कांग्रेस खराब कर रही है तो आप इस पार्टी को वोट दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस जो है उसे अच्छा करना ही था। तो दोस्तों ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका था। तो दोस्तों इसने ऐसा नेता को गढ़ने का भी काम किया। किसने? विपक्षी पार्टियां ने।
जो कि भविष्य में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, शुरुआती सालों में दोस्तों कांग्रेस जो था और विपक्षी दल था, दोनों के बीच एक आपसी सहयोग होता था, एक आपसी सम्मान दोनों के बीच था। ठीक है, दोनों शुरुआती सालों में आपसी सम्मान और प्रेम भाईचारा था। ठीक है, आप विपक्ष के हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के सम्मान करते थे। और दोस्तों स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने, जो उस वक्त अंतरिम सरकार बनी थी, उसने देश को संभाला, जिसमें दोस्तों विपक्षी नेता जो थे डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन दोनों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आपसी प्रेम जो है विपक्षी पार्टियों का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, दोनों विपक्षी पार्टी के थे, कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन विपक्षी पार्टी के होते हुए भी उनको इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो पहले ऐसा था स्वभाव। तो दोस्तों दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होते ही ये सारे प्रेम भाव कम होते गए। जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ी कहानी और दलगत जो प्रतिस्पर्धा का जब समय आ गया, पूरी टक्कर मिलने लगी कांग्रेस को, चारों तरफ से घिरने लगी, तो वैसे वैसे सभी का प्रेम जो है विपक्षी पार्टियों के प्रति कम होता चला गया। सत्ता को पाने के लिए दोस्तों सत्ता की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की जो कांग्रेस की क्षमता थी, वह जैसे जैसे घटती चली गई। ठीक है, आगे चलकर कोई भी चीज़ एक जैसा तो नहीं रह सकता, तो आगे चलकर जो है इसकी क्षमता में, कांग्रेस की क्षमता में क्या हो गई, कमी आती गई। उसकी जो है क्षमता जैसे जैसे घटती चली गई, वैसे वैसे ही दोस्तों दूसरे राजनीतिक जो दल थे उनको महत्व मिलना शुरू हुआ, और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। ठीक है, यानी जैसे जैसे जो है कांग्रेस अपने अंदर सभी पार्टियों को समाहित करती जा रही थी, और इसकी सभी पार्टियों को समाहित करने की जो क्षमता है वह जैसे जैसे कम होती चली गई, जैसे जैसे वह दूसरों पार्टियों को अपने अंदर ना ले पाई, इस वजह से दूसरे पार्टियों को फायदा हुआ और विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे मजबूत होती चली गई, और कांग्रेस सिर्फ एक दौर में ही सिमट कर रह गई। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व। तो दोस्तों ये था चैप्टर का लास्ट वीडियो। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। थैंक यू।